चलो भाई, हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइन एंड प्लेन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जानते हैं हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। ठीक, तो डायरेक्शन कोसाइंस किसी भी लाइन के क्या होंगे? तो अगर हमने एक लाइन ली है स्पेस में, तो बिल्कुल वेक्टर की तरह ये भी चीज है ना। लाइन इज जस्ट लाइक अ वेक्टर। तो अगर वो एक्स एक्सिस से अल्फा बना रही है एंगल, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा, तो इस लाइन के जो डायरेक्शन एंगल्स होंगे वो होंगे अल्फा, बीटा और गामा, और इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो होंगे कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ठीक है ना, जिन्हें हम लोग रिप्रेजेंटेशन के टर्म्स में एल एम एन भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान देने वाली क्या बात है कि इस डायग्राम में जो मेरी लाइन है ना, ये ओरिजिन से ही पास हो रही है। लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो व्हाट इफ अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही हो तो, है ना, अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, ये लाइन है, तो हम क्या करेंगे? तो हम कुछ नहीं, इसके पैरेलल एक लाइन ले लेंगे जो कि ओरिजिन से पास कर रही होगी। अब क्योंकि ये और ये लाइन पैरेलल, ये हमारी लाइन है, हमें इसके डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन एंगल्स चाहिए, और हमने इसके पैरेलल एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर ली। तो जो इसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे भाई इसके होंगे, क्योंकि पैरेलल लाइंस तो सेम एंगल बनाएंगे ना। तो अगर ये लाइन लेटस से कुछ एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से अल्फा, अल्फा डैश, बीटा डैश और गामा डैश, तो इस लाइन के भी जो हमारी गिवन लाइन है उसके डायरेक्शन एंगल्स क्या हो जाएंगे? अल्फा डैश, बीटा डैश, गामा डैश, और डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे हमारी गिवन लाइन के? तो आ जाएंगे कॉस अल्फा डैश, कॉस बीटा डैश, कॉस गामा डैश। ठीक है, मतलब लाइन अगर ओरिजिन से पास नहीं हो रही हो तो आप उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो पासिंग थ्रू ओरिजिन, और उसके जो डायरेक्शन कोसाइंस आप लिखोगे वही हमारे गिवन लाइन के भी डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। इसके अलावा डायरेक्शन लाइन की रिवर्स कर दे तो तब क्या होगा? अगर लाइन की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, लाइन मैंने ऊपर ली थी, अब लाइन नीचे ले लूं, लाइन को मैं कुछ ऐसे ले लूं, पहले यही लाइन ऊपर ली थी, लाइन की डायरेक्शन चेंज कर दी, इधर कर दी, तो एकदम इजी है ना। अगर ये पहले एक्स एक्सिस से अल्फा बना रही थी तो अब ये बनाएगी पाई माइनस अल्फा। ठीक है ना, पहले अगर वाई एक्सिस से बीटा बना रही थी तो अब वाई एक्सिस से बनाएगी पाई माइनस बीटा, और जेड एक्सिस से बनाएगी पाई माइनस गामा। ठीक, तो डायरेक्शन चेंज करने पे इसके डायरेक्शन एंगल्स भी चेंज हो जाएंगे, जो कि कितने हो जाएंगे? पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा। और अगर इसके डायरेक्शन कोसाइंस देखें हम, तो डायरेक्शन कोसाइन इज कॉस पाई माइनस अल्फा, मतलब माइनस कॉस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा इज माइनस कॉस बीटा, और कॉस पाई माइनस गामा इज माइनस कॉस गामा। ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ा हमको ध्यान रखनी है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। ठीक, वीडियो पॉज करो और लिख लो भाई। चले भाई, बाकी वेक्टर के आगे वाला पोर्शन तो वही ध्यान रखना है जो मैंने बताया था कि कोई वेक्टर लिखते हैं अगर आर वेक्टर, उस वेक्टर की तरह आपको लाइन को भी ट्रीट करना है। ठीक है, क्या मैं कहना चाह रहा हूं? तुमको पता है ना, अगर हम किसी वेक्टर आर को लिखते हैं एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप,
जहाँ x होता है r cos अल्फा, y होता है r cos बीटा और z होता है r cos डेल्टा। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, drs है ना। और cos अल्फा दैट इज x बाय r, cos बीटा दैट इज y बाय r, और cos गामा जो कि z बाय r है। ये डीसीज है, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है ना। ये फंडा जो है अपना वो लाइन पे भी एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा अगर डायरेक्शन रेशियोज की बात करें हम, तो डायरेक्शन रेशियोज तुम लोग को पता है। डायरेक्शन रेशियो क्या है बेसिकली, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस का मल्टीपल है ना भाई। इसमें आप r से मल्टीप्लाई करा दो तो dr मिल जाएंगे। तो एनी नंबर proportional to direction cosines of a line are its direction ratios, ठीक है ना। कोई भी नंबर जो किसी गिवन लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल हो उन्हें कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है ना। मतलब अगर किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हमने एल एम एन ले रखे हैं, तो डायरेक्शन रेशियोज अगर मैंने ए बी सी मान रखे हैं, तो हमारा ए होगा लैम्डा टाइम्स एल, बी होगा लैम्डा टाइम्स एन और सी होगा लैम्डा टाइम्स एन। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ए बाय एल बराबर बी बाय एम बराबर सी बाय एन हमेशा कांस्टेंट आएगा लाइन के लिए। मतलब डी आर बाय डी सी इसका रेशियो, ऊपर क्या लिखे हैं डायरेक्शन रेशियोस और नीचे लिखे हैं डायरेक्शन कोसाइंस, इनका रेशियो किसी भी लाइन के लिए हमेशा कांस्टेंट आएगा, ठीक। तो ध्यान रखना। और क्या क्या ध्यान रख सकते हैं, तो हमको पता है कि डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब बेसिकली उनके मल्टीपल हैं वो। तो अगर मान लो कोई लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो हमारे पास हैं ए बी सी, तो अगर हम कुछ म्यू टाइम्स ए म्यू टाइम्स बी म्यू टाइम्स सी ले लें, तो वो भी इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे। बताओ, म्यू ए म्यू बी म्यू सी आर आल्सो इट्स डायरेक्शन रेशियोज। क्लियर है ना। क्योंकि ए बी सी अगर डायरेक्शन कोसाइंस के मल्टीपल हैं, तो ए बी सी के मल्टीपल भी डायरेक्शन कोसाइंस के मल्टीपल होंगे। डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी भी हो सकते हैं और म्यू ए म्यू बी म्यू सी भी इसके डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि ये है कि अगर कोई लाइन if a line is parallel to a vector a I cap b j cap c k cap, ठीक। हमारी एक लाइन है जो कि इस वेक्टर के पैरेलल है। मतलब क्या है कि हमारे लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ आ रहा है। अगर लाइन हमारी इस वेक्टर के पैरेलल है तो इस लाइन के हमारे लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज इक्वल होंगे, ठीक है ना। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लाइन विल हैव डायरेक्शन रेशियोज एस ए बी सी, और इसका मल्टीपल भी हो सकता है, ए बी सी का मल्टीपल भी हो सकता है, लैम्डा ए लैम्डा बी और लैम्डा सी, ये भी हो सकते हैं हमारे डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है ना। तो ये हमको समझना है। तो पहले एक फंडामेंटल पिक्चर क्लियर हो गई डायरेक्शन रेशियोज और कोसाइन की। डायरेक्शन कोसाइंस तो बेसिकली कॉस ऑफ वो एंगल है जो लाइन किसी वो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बना रही है, और उन डायरेक्शन कोसाइंस के जो किसी भी प्रोपोर्शन में हमने मल्टीपल्स लिए हैं वो हमेशा डायरेक्शन रेशियोज बनेंगे लाइन के, ठीक है। तो ये पॉज करके नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला भी पार्ट देख लेते हैं, तो थ्योरेटिकली समझ लिया, ठीक है ना।
डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स। ठीक है ना, अगर कोई लाइन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रही है तो उसके डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि जो हमारी लाइन L है वो एक पॉइंट A x1 y1 z1 और B पॉइंट x2 y2 z2 से लाइन L पासेस थ्रू A एंड B। ठीक, हमारी लाइन इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, तो लाइन शुड बी अलोंग दी AB वेक्टर। लाइन AB वेक्टर के अलोंग होगी और AB वेक्टर को हम लिख सकते हैं, ये आएगा x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। बताओ ये क्लियर होगा। तो लाइन तो हमारी AB वेक्टर के अलोंग ही है ना, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन क्या आ गया बेटा बताओ, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए लाइन के, जो ये i j k कैसे साथ लिखा होगा। और ये भी कह सकते हैं कि लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1 हो सकता है, लैम्डा टाइम्स y2 माइनस y1 और लैम्डा टाइम्स z2 माइनस z1 भी हो सकते हैं हमारे लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। ठीक, क्लियर। और डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हो, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइंस पता ही है, कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मतलब x2 माइनस x1 बाय मॉड AB, y2 माइनस y1 बाय मॉड AB और z2 माइनस z1 बाय मॉड AB। तुम लोग को सब पता है, बस लाइन के लिए एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। जहां मॉड AB होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक है, चलो तो जरा शीट से, अच्छा रुको थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं, फिर शीट से क्वेश्चन करते हैं। ये ऐसा करो, पहले क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करते हैं शीट से, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा चीजें समझ आए। आओ भाई, लिख लिया होगा, पॉज करके हैं। ये हमसे कह रहा है कि लाइन पास कर रही है इन दो पॉइंट से, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो एकदम इजी है ना क्वेश्चन, लल्लू क्वेश्चन है। लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है, एक है 6 माइनस 7 माइनस 1 और एक बी पॉइंट है 2। ये तो तुम लोग कर लो और फिर तभी आंसर मैच करो मेरे से। ठीक, तो x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है ये। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ठीक है, तो देखो ये मेरे ऊपर है, किससे किसको माइनस कर रहे हैं, हम ऊपर से नीचे वाले को माइनस कर ले रहे हैं। 4 आ जाएगा, फिर माइनस का 4 आ जाएगा और ये तो 0 ही हो जाएगा, नहीं माइनस का 2 हो जाएगा, सॉरी 4 माइनस 4 और माइनस 2 आ जाएगा। तुम लोगों ने x2 माइनस x1 किया होगा तो -4 +4 और 2 आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उससे लाइन तो सेम होगी ना, बस ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, याद करो। अरे ये वाली चीज, लाइन तो एक ही है बट कोई इस डायरेक्शन में इसको पॉइंट कर देगा, कोई इस डायरेक्शन में इसको पॉइंट कर देगा। बस ये सब्ट्रैक्शन से इसी चीज का डिफरेंस है कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लाइन नहीं चेंज होगी, लाइन सेम रहेगी। ठीक है ना, अभी तो मैं खाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। क्या निकालना है, कोसाइंस निकालने हैं। हाँ ठीक है,
तो डायरेक्शन रेशियोज इसके या तो ये हो सकते हैं या 4 लैम्डा -4 लैम्डा -2 लैम्डा इस टाइप के हो सकते हैं, कुछ भी ले लो, क्या ही फर्क पड़ता है, डीसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, क्लियर है ना, 4 अपॉन मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया होगा भाई, कितना आ रहा है बताओ, 16, 32, 36 आ रहा है ना मैग्नीट्यूड, नहीं, अरे डायरेक्शन रेशियोज वाला, जो डायरेक्शन रेशियो से हमको वेक्टर मिल गया, डायरेक्शन रेशियो से हमको डायरेक्शन वेक्टर मिल गया, और वो बनेगा 4i कैप -4j कैप -2k कैप, उसका मॉड आएगा 16, 16 और 4, दैट इज √36, 6। डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे +-4/6, +-4/6 और +-2/6। बताओ क्लियर है, मतलब +-2/3, +-2/3, +-1/3, ये हो गए हमारे डायरेक्शन कोसाइंस इस लाइन के। क्लियर होगा। डायरेक्शन रेशियोज इज बेसिकली डायरेक्शन वेक्टर, ये समझ के रखो। और डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, डायरेक्शन कोसाइन इज बेसिकली यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन वेक्टर। बस ये एनालॉजी है कंपेयर करने के लिए, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन शीट में कह रहा है कि एबीसी एक ट्रायंगल है और वर्टिसेस दे रखी हैं, ए है एक 2, 3, 5, बी है एक वर्टेक्स -1, 3, 2 और सी है एक वर्टेक्स लैम्डा 5 और म्यू। मीडियन थ्रू ए इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू। तो एक ट्रायंगल है और ए से जो मीडियन ड्रॉ की है, ये वाली मीडियन, ये एक्सेस मतलब एक्स वाई जेड से इक्वली इंक्लाइंड है ये। तो हमसे कह रहा है क्या फाइंड करना है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इजी है बिल्कुल, पहले डी के पॉइंट्स निकाल लो। तो डी के पॉइंट्स क्या होंगे, देखो लैम्डा -1/2, 4 और म्यू +2/2, दिख गया ना, b + c/2 करना है। तो ये हमारे डी के मिड पॉइंट्स आ गए। अब अगर AD इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस, तो हमको पता है ना कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, इक्वल, तो डायरेक्शन रेशियोज भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। बस ये चीज समझनी है हमको कि DC इज इक्वल तो DR भी इक्वल। अब A पॉइंट क्या है, A पॉइंट है 2, 3, 5। अब A पॉइंट अगर 2, 3, 5 है और मैं कहूं कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ मीडियन निकालो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ मीडियन क्या आएंगे, लैम्डा -1/2 -2, 4 - 3 is 1 एंड म्यू +2/2 -5। देखो x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1, ये आ जाएंगे इसके डायरेक्शन रेशियोज, और ये सब आपस में इक्वल कर रहे हैं हमको, तो कर लो भाई इक्वल। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो इसको, क्या आ जाएगा, लैम्डा -5/2 1 और म्यू -8/2। तो डायरेक्शन रेशियोज अगर इक्वल हैं ऐसा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 और म्यू की वैल्यू आ जाएगी 10। खत्म। क्लियर होगा। आगे चलते हैं, ठीक है। और थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो बेसिकली एक प्रूफ है, ठीक। थर्ड क्वेश्चन एक प्रूफ है।
थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are direction cosines of two lines inclined to each other at an angle theta। तो हमको कुछ कुछ प्रूव करना है, तो हम क्या करते हैं, ये मैंने ओरिजिन ले लिया और ये मैंने ऐसे दो लाइन ले ली, तो हमारी जो लाइंस है ना वो OA एंड OB हो जाएंगी। और ये कह रहा है कि डायरेक्शन कोसाइंस एक लाइन के हैं L1 M1 N1, दूसरे के हैं L2 M2 N2, और ये लाइंस थीटा एंगल पे एक दूसरे से इंक्लाइंड हैं। अब हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि जो इंटरनल बाइसेक्टर है बिटवीन दीज लाइंस वो इसके बराबर आना चाहिए। तो इंटरनल बाइसेक्टर ये है, ठीक है ना भाई। देखो ये याद भी रख लेना अगर हो सके तो, ये फॉर्मूले है बेसिकली। जो इंटरनल बाइसेक्टर है उसके डायरेक्शन कोसाइंस हमको निकालने हैं, ठीक। आओ करते हैं। वो हमने ओरिजिन मान रखा है और हम एक छोटा सा अजम्पशन लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाए। नहीं तो हमें लाइंस की लेंथ अलग अलग लेनी पड़ जाएगी, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों लाइंस की लेंथ को 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। कि दोनों लाइंस की लेंथ जो है ना OA इक्वल टू OB दैट इज इक्वल टू 1। अब अगर इसकी लेंथ 1 है, ठीक, तो थोड़ा सा ये चीज को फील करना। अगर कोई वेक्टर हम लिखते हैं मॉड R टाइम्स cos अल्फा I कैप cos बीटा J कैप प्लस cos गामा K कैप, ऐसा, तो ये तो हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। और इसमें जब आप मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करा रहे हो तो इस वेक्टर की लेंथ बढ़ती जा रही होगी। बट अगर इस मॉड R को मैं 1 कर दूं तो ये वेक्टर यूनिट लेंथ का हो जाएगा। तो एग्जैक्टली वही चीज, अगर मैंने इनका मैग्नीट्यूड ही 1 कर दिया तो इनकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब अगर लेंथ 1 हो जाएगी तो ये जो टर्म है ना R cos अल्फा, फिर क्या बनेगा R cos बीटा, फिर क्या बनेगा अंदर मल्टीप्लाई होने पे R cos गामा। यही तो डायरेक्शन रेशियोज हैं। बट इसमें अगर R को 1 कर दिया तो डायरेक्शन रेशियोज तो डायरेक्शन कोसाइन के बराबर आ गए, नहीं बिल्कुल। तो अगर हमने लाइन की लेंथ को 1 कर दिया है तो जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस के बराबर आ गए। मतलब अगर dr ऑफ लाइन 1 लिखूं मैं OA तो वो डायरेक्टली L1 M1 N1 ही आ जाएंगे, नहीं। और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L2 लिखूं तो वो डायरेक्टली L2 M2 N2 आ जाएंगे। बताओ क्लियर है। और इसकी लेंथ अगर 1 है और मैग्नीट्यूड R है, सॉरी मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये मानते हो कि ये पॉइंट तो यही होगा ना लाइन पे, R cos अल्फा R cos बीटा R cos गामा। और मैग्नीट्यूड 1 है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा L1 M1 N1, डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू है। तो A पॉइंट आ गया अपने पास L1 M1 N1 और B पॉइंट सिमिलरली आ जाएगा L2 M2 N2, ठीक। ये सब चीजें थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए, इसीलिए मैं खुद करा रहा हूं। अब जो ये हमारा बाइसेक्टर है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, मान लेते हैं X, ठीक। तो जो इंटरनल एंगल हमारा बाइसेक्टर है, ध्यान से समझना, अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अभी सही है, ठीक है। क्योंकि मैंने ये और ये लेंथ बराबर लेनी है, ये और ये लेंथ इक्वल लेनी है,
तो जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में वो मीडियन भी होता है, ठीक है ना, वो मीडियन भी होता है। तो मुझे x के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, क्लियर है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इज आल्सो मीडियन, तो इन आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ x कितने आ जाएंगे, L1 प्लस L2/2, M1 प्लस M2/2, N1 प्लस N2/2। बताओ क्लियर है, ये आएंगे कोऑर्डिनेट्स। तो डायरेक्शन रेशियोज यहां से निकाल सकते हैं OX के डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OX यही हो जाएंगे। बताओ, जो कोऑर्डिनेट होता है किसी भी पॉइंट का वही तो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ना, r cos अल्फा, r cos बीटा, r cos गामा। तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज भी तो यही आ जाएंगे सेम। क्लियर है ये चीज। और OC का मैग्नीट्यूड लिख लो, OX का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट में L1 प्लस L2/2 का स्क्वायर प्लस M1 प्लस M2/2 का स्क्वायर प्लस N1 प्लस N2/2 का स्क्वायर। ठीक, तो अब डायरेक्शन रेशियोज को या कोऑर्डिनेट्स को मैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो बस मेरे को मिल जाएगा। नहीं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आओ, तो 1/4 1/4 1/4 रूट के बाहर ले लेते हैं, 1/2 आ जाएगा। अंडर रूट में आ जाएगा L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही L2 स्क्वायर, N2 स्क्वायर और N2 स्क्वायर, L2 स्क्वायर, M2 स्क्वायर, N2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ क्या क्या आ रहा है, देखो L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2, ऐसा ये। अब ये इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस, तो इसकी भी वैल्यू 1, और ये इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस, तो इसकी भी वैल्यू 1। तो 1 प्लस 1 इज 2, 2 टाइम्स ये क्या लिखा है, ध्यान से देखना। तो अगर मैं cos थीटा लिखूं बिटवीन द लाइंस, तो मुझको पता है ना कि यहाँ के पॉइंट्स ही डायरेक्ट ये हैं, L1 M1 N1, और यहाँ के पॉइंट्स हैं L2 M2 N2। तो cos थीटा होगा A डॉट बी मतलब L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 अपॉन अंडर रूट में L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर, और दूसरे में L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। तो ये तो 1 और 1 हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ये जो वैल्यू है आपको दिख गई ना, ये वैल्यू cos थीटा के इक्वल है, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू cos थीटा। तो 1/2 टाइम्स रूट में आई टुक 2 कॉमन, अंदर बचा 1 प्लस cos थीटा, और 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2। ये कट गया, ये अपने पास इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, cos थीटा/2 आ गया, दिखा। तो OX इज इक्वल टू cos थीटा/2। अब हमको डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, पहला कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ OX मतलब cos थीटा/2, दूसरा कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ये OX, और तीसरा कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ OX। डायरेक्शन कोसाइंस निकल आया भाई अपने। अच्छा, ये कट गया, थोड़ा सा रुकना, 1 मिनट जरा। DCs आएंगे L1 प्लस L2/2 फर्स्ट कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, कॉमा
m1 प्लस m2 बाई टू टाइम्स कॉस थीटा बाई टू और n1 प्लस n2 बाई टू टाइम्स कॉस थीटा बाई टू। ये ठीक, अभी तो आ रहा होगा ना। हाँ। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। देखो इंटरनल बाइसेक्टर्स के प्रूव हो गए। तो ये पॉज करो भाई और लिखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। तो अगर हम उसी डायग्राम के रेफरेंस से चलें, एक लाइन OA थी, एक लाइन OB थी, इनके बीच एंगल थीटा था और A के कोऑर्डिनेट्स थे L1 M1 N1, L2 M2 N2। तो मुझको एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का इस बार भाई एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा और एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा। तो मुझे इसके डायरेक्शन कोसाइंस अप्रूव करने हैं। तो मैं क्या करूंगा कि ओरिजिन के अबाउट B का रिफ्लेक्शन ले लेता हूँ। ओरिजिन के अबाउट B का रिफ्लेक्शन मान लो इधर कुछ आया B डैश, तो B डैश के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -L1 -M2 और -N2। तीनों नेगेटिव क्यों किए, क्लियर है ना? क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं और लाइन की डायरेक्शन रिवर्स करने पे एंगल्स जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो पलट जाते हैं। cos पाई माइनस अल्फा, cos पाई माइनस बीटा, cos पाई माइनस गामा। तो अगर डायरेक्शन कोसाइंस नेगेटिव हो जाएंगे तो डायरेक्शन रेशियोज भी क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन पलटने पे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये एंगल है पाई माइनस थीटा। तो मुझे इसका जो है वो चाहिए बेसिकली क्या, डायरेक्शन कोसाइंस की रेशियो क्या चाहिए भाई, डीसी चाहिए इसके भी। ठीक, तो बिल्कुल सिमिलर है ना, इसको ज्वाइन करोगे। अजम्पशन वही है कि OA OB अजम्पशंस वही है कि OA का मॉड OB का मॉड दिस इज इक्वल टू 1। OA OB का मॉड इज इक्वल टू 1। तो ये जो भी मैंने x पॉइंट लिया होगा वो x क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। x अगर मिड पॉइंट हो जाएगा तो x के कोऑर्डिनेट्स इस बार क्या आएंगे, L1 माइनस N2 बाई टू, M1 माइनस M2 बाई टू, N1 माइनस N2 बाई टू आ जाएगा। ठीक है, अब वही सिमिलर स्टेप कि मैं OX का मैग्नीट्यूड निकाल लूं, तो आएगा L1 माइनस L2 बाई टू का स्क्वायर। अच्छा, x के कोऑर्डिनेट भी यही हो जाएंगे ना, क्योंकि किसी भी पॉइंट के डायरेक्शन रेशियोज उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो ये L1 माइनस L2 बाई टू, M1 माइनस M2 बाई टू, N1 माइनस N2 बाई टू, ये आ जाएगा। हाँ, और यहाँ पर मैं इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेता हूँ ऐसा। तो ये फिर से तुम लोग को दिख रहा होगा कि ये 1/4 से तो 1/2 आई थिंक बाहर आ गया, अंदर बनेगा L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर N2 स्क्वायर और -2 टाइम्स ऑफ L1 L2 M1 M2 N1 N2, ऐसा सब कुछ सेम। 1/2 अंडर रूट में 1 + 1 इज 2 -2 cos थीटा। तो तुमने 2 कॉमन लिया और 1 - cos थीटा को लिख दिया 2 sin स्क्वायर थीटा बाय
2, ऐसा 2 2 कट गया, इस बार वैल्यू आएगी साइन थीटा बाय 2, तो खत्म। डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे, पहला कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एक्स दैट इज साइन थीटा बाय 2, फिर दूसरा कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डायरेक्शन कोसाइन का सॉरी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और तीसरा कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लो भाई, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस प्रूव हो गए। क्लियर होगा? आगे बढ़ते हैं और इक्वेशंस देखते हैं थोड़ी लाइन की, ठीक है। ओके, तो हमें वेक्टर फॉर्म में थोड़ा चलना चाहिए और हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड हैविंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी क्लियर होगा। अगर हम स्पेस में किसी लाइन की इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, तो स्पेस में किसी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास एक तो भाई उसको डायरेक्शन मिल जाए कि किधर वो जा रही है, और एक तो कोई एक पॉइंट मिल जाए जहां से वो पास हो रही होगी, क्योंकि एक डायरेक्शन में तो कोई अगर एक लाइन जा रही है तो एक्स एक्सिस के अलोंग या किसी भी डायरेक्शन के अलोंग अगर कोई एक लाइन जा रही है तो वो डायरेक्शन वेक्टर हो गया स्पेसिफाई करने के लिए वेक्टर, और वो पॉइंट जो है वो उसका मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस करने के काम आ जाएगा। तो किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन को स्पेस में एक्सप्रेस करने के लिए एक तो हमको एक डायरेक्शन मिल जाए और एक तो एक पॉइंट मिल जाए उस डायरेक्शन में जहां से वो पास कर रही हो। तो बिल्कुल इजी है, आओ देखते हैं करके। एक्स वाई जेड, और मान लेते हैं स्पेस में कोई लाइन एल है, तो एक तो मान लिया कोई वेक्टर बी है जिसके पैरेलल ये लाइन है, तो हमको बी वेक्टर की सहायता से इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। और एक तो मान लो इस पे कोई एक पॉइंट ए है, इसका पोजीशन वेक्टर मैंने ए मान लिया। क्लियर है? इस पे लाइन पे हमें कोई जनरल पॉइंट आर ले लेते हैं और इसका पोजीशन वेक्टर आर ले लेंगे। तो समझ आ गया ना? इस पॉइंट और इस जनरल पॉइंट की मदद से हम वेक्टर को मेंशन कर लेंगे, लाइन वेक्टर इस पॉइंट और इस गिवन पॉइंट की मदद से मेंशन कर लेंगे और बी से उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। भाई वेक्टर को मेंशन करने के बाद उसकी डायरेक्शन भी चाहिए होगी हमें, क्योंकि इस डायरेक्शन में पॉइंटेड है, तो वो उसमें हमारी मदद कौन करेगा? बी वेक्टर हमारी उसमें मदद करेगा। तो हमको पता है कि ये जो मैंने ए आर वेक्टर लिखा है, ए आर वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तो मैं ए आर वेक्टर को लिख सकता हूं लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, और ए आर वेक्टर क्या बनेगा? पोजीशन ऑफ आर माइनस पोजीशन ऑफ ए, तो यहां से आर बराबर क्या आ जाएगा? ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर है?
लैम्डा कुछ भी हो सकता है, लैम्डा इज सम रियल नंबर, ऑब्वियस सी बात है। लैम्डा इज सम रियल नंबर। लैम्डा को आप आर मानते हो ना, आर मैंने कोई एक जनरल पॉइंट लिया है लाइन पे, तो आप लैम्डा की वैल्यूज चेंज करते जाओगे, आपको लाइन पे अलग अलग पॉइंट्स मिलते जाएंगे, ठीक है ना, लैम्डा चेंज कर करके इस तरीके से। इसके अलावा इसकी एक क्रॉस प्रोडक्ट में भी इक्वेशन होती है, तो वो भी आप देख लेते हैं, लाइन की क्रॉस प्रोडक्ट इक्वेशन। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि r माइनस ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में कोलिनियर है, क्योंकि मैंने r माइनस ए को लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिखा है, तो वही दोनों वेक्टर कोलिनियर है, दैट मींस ये पैरेलल है, और पैरेलल है मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट इक्वेशन होगी किसी सेम लाइन की, ठीक। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, क्रॉस प्रोडक्ट इक्वेशन ऑफ लाइन। इसके अलावा हम इसमें कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन भी देख सकते हैं, ठीक है ना। कार्टेशियन इक्वेशन लाइन को ही हम मतलब क्वेश्चंस में तुम लोग को ये कार्टेशियन फॉर्म या फिर सिमेट्रिक फॉर्म के लैंग्वेज में दिया होगा, तो उनको कुछ नहीं करना है। कार्टेशियन या सिमेट्रिक फॉर्म पढ़ने के लिए ये वेक्टर्स की कुछ कुछ आई जे के कैप के टर्म्स में वैल्यू रख दो तो सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो r जो मैंने जनरल पॉइंट लिया है, ठीक है ना, उसको मैं मान लेता हूं एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। a मैंने कोई गिवन पॉइंट लिया है, तो ये होगा x1 आई कैप y1 जे कैप और z1 के कैप, और एक डायरेक्शन वेक्टर मैंने b माना था, ये वाला है, ठीक है ना। तो इसको भी कुछ ले लेते हैं भाई, स्पेसिफाई करेंगे डायरेक्शन, ये हो जाएगा b1 आई कैप b2 जे कैप और b3 के कैप, ऐसा। क्लियर, मैंने सब कुछ ले लिया है, मैंने r ले लिया है, मैंने a ले लिया है, मैंने b ले लिया है। अब खाली मुझको सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे ताकि मुझको वैल्यू मिल जाए, तो यहाँ पे पुट कर दो। हमको पता है r माइनस ए या AR वेक्टर इज पैरेलल टू b, तो r माइनस ए इज लैम्डा टाइम्स b। r माइनस ए करो बेटा, x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b1 आई कैप b2 जे कैप b3 के कैप। देखो क्लियर है। तो बस यहां से लैम्डा कंपेयर कर लो। अगर मैं आई कैप के कोफिशिएंट्स कंपेयर करूंगा तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस x1 बाई b1। अगर मैं जे कैप के कोफिशिएंट्स कंपेयर करूंगा तो लैम्डा की वैल्यू आएगी y माइनस y1 बाई b2। और अगर मैं के कैप के कंपोनेंट्स कंपेयर करूंगा तो लैम्डा की वैल्यू आएगी z माइनस z1 बाई b3। तो इसी क्योंकि तीनों लैम्डा की वैल्यूज हैं तो x माइनस x1 बाई b1 बराबर y माइनस y1 बाई b2 बराबर z माइनस z1 बाई b3 इज इक्वल टू लैम्डा। इसी को हम कहते हैं कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन या फिर सिमेट्रिक इक्वेशन, यही है हमारी। देखो क्लियर है। तो इसमें क्या क्या चीजें समझने वाली हैं, तो x1 y1 z1 तो ये है, मतलब ये a पॉइंट जहां से लाइन पास कर रही है ना, ये x1 y1 z1 होगा, और ये है x y z। तो मतलब x1 y1 z1 वो पॉइंट है जहां से लाइन पास कर रही है, x1 z1 y1 लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट, पहली चीज। दूसरी चीज, इस लाइन का डायरेक्शन हमको मिला है b वेक्टर से, तो मतलब b वेक्टर इसका डायरेक्शन वेक्टर है, मतलब जो b के कंपोनेंट्स हैं वो डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे।
B1 B2 B3 इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। क्लियर है? और लगे हाथ एक चीज और, अगर इस लाइन पे मेरे को कोई जनरल पॉइंट लेना हो, जनरल पॉइंट ऑन अ लाइन, तो मानते हो जनरल पॉइंट तो ये आर है, मतलब आर मतलब मैं एक्स वाई जेड के निकाल लूं, तो देखो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा B1 प्लस x1, ठीक है ना। तो x आ जाएगा लैम्डा B1 प्लस x1, सिमिलरली y आ जाएगा लैम्डा B2 प्लस y1, और z आ जाएगा लैम्डा B3 प्लस z1। ये लाइन पे जनरल पॉइंट हो जाएगा। देख लो भाई, क्लियर होगा बिल्कुल है। चलो ठीक है, इसको नोट कर लो वीडियो पॉज करके। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू अ सिंगल पॉइंट एंड हैविंग डायरेक्शन वेक्टर। अब हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ठीक, अगर स्पेस में दो पॉइंट्स दिए हो तो उनसे पास होने वाली लाइन की क्या इक्वेशन होगी। एक्स वाई जेड, ये रही लाइन। लाइन में मैंने दो पॉइंट्स ले लिए हैं, ए इसका पोजीशन वेक्टर है, बी इसका पोजीशन वेक्टर है, और आर इज जनरल पॉइंट ऑन लाइन। ठीक है ना, चलो पोजीशन वेक्टर तो इसका आर मान लेते हैं। ठीक है, आर इज अ जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। तो देख के समझ आ गया होगा, जो चीज लिखी है वही बनी है। ठीक है, दो गिवन पॉइंट्स ए बी से लाइन पास हो रही है और एक जनरल पॉइंट उसमें मैंने ले लिया है। तो हमको ये पता है कि अगर ये तीनों पॉइंट्स लाइन पे लाई कर रहे हैं तो हम कहेंगे ए बी और आर आपस में क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। अगर ए बी आर कोलिनियर है तो मैं कहूंगा कि ए बी वेक्टर एंड ए आर वेक्टर आर ऑल्सो कोलिनियर। बताओ, अरे डायग्राम देखो, नहीं तो अगर ए बी और ए आर बी कोलिनियर हैं तो मैं लिख सकता हूं ए आर इज लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर है। बताओ, तो ए आर वेक्टर जो है ये लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक, तो ए आर वेक्टर को क्या लिखोगे, ए आर को लिखोगे आर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए बी बन जाएगा बी माइनस ए वेक्टर। देखो समझ आया। अच्छा, दूसरी चीज हम ये भी कह सकते हैं कि बी आर वेक्टर दिखा ना, ये वाला बी आर वेक्टर। ठीक, तो ये जो बी आर वेक्टर है ये भी ए बी के साथ कोलिनियर है। तो हम कहेंगे कि बी आर वेक्टर इज ऑल्सो कोलिनियर विथ ए बी वेक्टर। तो बी आर को लिख सकते हैं सम म्यू टाइम्स ए बी वेक्टर। तो बी आर क्या बनेगा, बी आर वेक्टर बनेगा आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर फिर से क्या आ जाएगा, बी माइनस ए वेक्टर। तो एक इक्वेशन ये मिली, एक इक्वेशन ये मिल गई।
क्लियर है? देखो दोनों इक्वेशंस। तो अब बात ये है कि या तो इस लाइन की इक्वेशन ये वाली होगी या ये लाइन की इक्वेशन ये वाली होगी। इन दोनों में से कोई एक ही होगी ये इक्वेशन। बताओ, क्लियर है? ये तुम लोग के ऊपर है कि तुम लोग इसको कहां से लिखना चाहते हो। ये दोनों ही इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स है। ये बस नजरिया है देखने का। अब कोई ए आर और ए बी को कोरिलेट करेगा तो ये आएगा, कोई बी आर और ए बी को कोरिलेट करेगा तो ये आ जाएगा। बस इतना ही है, ठीक है। अभी आगे इस पे और हम डिस्कशन करेंगे कि अभी सर आपने आर बाहर लिया है, आर अगर पॉइंट अंदर होता तो क्या होता है, ठीक है ना, उस पे भी आएंगे अभी। ठीक है, इसको किसी एक इक्वेशन को पकड़ते हैं और इसमें थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं। तो यहां से आर वेक्टर आ जाएगा मेरे हिसाब से ए माइनस लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो आर वेक्टर आ जाएगा ए कॉमन 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अच्छा, नीचे मैं खाली यही चीज लिख दूं वापस। मैंने अपने मन से नीचे ये लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें। ऐसा देखो, क्लियर है ना? तो ये तो कुछ सेक्शन फॉर्मूले जैसा लग रहा है। सेक्शन फॉर्मूले जैसा नहीं, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो बस सेक्शन फॉर्मूले में कन्वर्ट करके ही हम ये देख लेंगे कि रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। अगर रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वो इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा, नेगेटिव आएगी तो वो पॉइंट इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा। तो मैंने 1 माइनस लैम्डा कॉमन ले लिया ऊपर नीचे से, ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर और 1 प्लस लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा, ऐसा। तो आर वेक्टर को मैं लिख सकता हूं ए टाइम्स टी बी वेक्टर अपॉन 1 प्लस टी, जहां पे टी है हमारा लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा के इक्वल, ऐसा। देखो दिखा, इतना क्लियर। अब खाली टी हमको ये डिसाइड करके दे देगा कि आर हमारे पॉइंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है कि एक्सटर्नली। भाई अब ये चीज वैसी बन गई है ना कि मान लो हमें रेशियो फाइंड करना है कि इन व्हाट रेशियो आर डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ए एंड बी। तो यहां से मैंने मान लिया कि वो रेशियो 1:t है, तो मैंने वही लिखा है m2 x1 m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो t मेरे को वो रेशियो दे देगा जिसमें r इन दोनों के जॉइन को डिवाइड कर रहा है। और अगर ये रेशियो पॉजिटिव आया तो इंटरनली डिवाइड करेगा, नेगेटिव आया तो r एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो इसी पे ही कंडीशन बना देंगे। अगर t पॉजिटिव तो लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा पॉजिटिव, मतलब लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस 1 नेगेटिव। तो सब जानते हैं, वेवी कर्व लगा दो, ठीक है ना। लैम्डा की वैल्यू 0 से 1 के बीच आ गई। अब लैम्डा अगर 0 से 1 के बीच आ गई तो ये जो चीज है ये t, ये तो पॉजिटिव है इस केस में। अगर लैम्डा 0 से 1 के बीच आया और t पॉजिटिव का मतलब क्या है, r डिवाइड्स लाइन इंटरनली। माने t पॉजिटिव या फिर लैम्डा की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच है, इस इक्वेशन के हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से म्यू चेक करोगे तो वो लाइन को पॉइंट आर इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा। वहीं पे अगर t मैं नेगेटिव कर रहा हूं, मतलब लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा नेगेटिव किया, दैट मींस लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस 1 इज पॉजिटिव। तो लैम्डा यहां से रियल रीजन में होगा, इन दोनों रीजन्स में, माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो अगर लैम्डा की ये वैल्यूज हैं तो उसके लिए t क्या है, नेगेटिव, मतलब r डिवाइड करेगा लाइन को एक्सटर्नली। ठीक, देखो भाई ये क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या किया, 2 पॉइंट्स लिए और एक जनरल पॉइंट ले लिया। क्योंकि वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो कोई कह सकता है सर हम ए बी को लैम्डा टाइम्स
ए आर लिखेंगे या ए आर को लैम्डा टाइम्स ए बी लिखेंगे? कोई कह देगा सर हम बी आर को लैम्डा टाइम्स ए बी लिखेंगे। तो मैंने दोनों ही टर्म्स में इक्वेशन लिख के दिखा दी। उसके बाद क्वेश्चन जो उठ सकता है कि सर पॉइंट आर बाहर ही क्यों, पॉइंट आर अंदर? तो मैंने कहा ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने कुछ करके सेक्शन फॉर्मूले जैसा कन्वर्ट किया। तो मुझको दिख गया कि आर इज डिवाइडिंग दिस ए बी इन द रेशियो ऑफ 1 माइनस लैम्डा एंड लैम्डा। मैंने यहां से इसको कॉमन लिया ताकि हम सेक्शन फॉर्मूला के अपने फॉर्मेट पे जा सकें कि रेशियो को 1:t मान लिया। अब अगर रेशियो पॉजिटिव है माने लैम्डा की वैल्यू ये आई, तो ये आर इसको इंटरनली डिवाइड करेगा। अगर 0 से 1 के बीच लैम्डा है, टी नेगेटिव मतलब लैम्डा की वैल्यू इस रेंज में लाई करेगी, तो आर जो है उसको एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। ठीक है, क्लियर होगा ये? अब इसमें एक छोटी सी चीज बस और है, और वो है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये लिख लो बस, इसी में ही कार्टेशियन फॉर्म और देखना है। वीडियो पॉज करके लिख लो, समझ आ जाएगा। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन, इसमें कार्टेशियन या फिर सिमेट्रिक फॉर्म कैसे इसमें लिखेंगे? आपको खाली इक्वेशन ध्यान रखनी है। इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन मैंने लिखी थी r माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b माइनस ए वेक्टर। सबको कुछ कुछ मान लेते हैं। r को आई एम अज्यूमिंग एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। a एक पॉइंट है a1, इधर ये तो नॉर्मल पॉइंट है ना। हाँ, x1 आई कैप, x2 जे कैप, x3 के कैप। b भी एक लाइन में पॉइंट लिया था, b को कुछ और मान लेते हैं। ऐसा करो, इसको x x क्यों मान रखा है? अरे इसको करो x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप, और b को करो x2 आई कैप, y2 जे कैप और z2 के कैप। तो मेरे साथ जो जो चीजें को चाहिए लाइन की इक्वेशन में वो सब हमको मिल गई है। सब्स्टिट्यूट कर दो। r माइनस ए मतलब x माइनस x1 आई कैप, y माइनस y1 जे कैप और z माइनस z1 के कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b माइनस ए। b माइनस ए मतलब x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप और z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, तो मैं i के कोफिशिएंट्स पहले कंपेयर करता हूँ i कैप के। तो i के कोफिशिएंट्स कंपेयर करने से लैम्डा की वैल्यू मेरे पास आएगी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। जे कैप के कोफिशिएंट्स कंपेयर करने से मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आएगी ये, और के कैप के कोफिशिएंट्स कंपेयर करने से मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आएगी ये वाली। क्योंकि तीनों ही लैम्डा की वैल्यूज है तो मैंने इक्वेट कर दिया x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा। दिस इज कार्टेशियन और सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, जहां पे सिमिलरली यहाँ पे आप x1 y1 z1 भी ले सकते हो, x2 y2 z2 भी ले सकते हो, क्योंकि ये तो वो पॉइंट है जहां से लाइन पास हो रही है। ठीक है, नीचे जो चीज लिखी है ना x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। बताओ, क्लियर है? कोई पॉइंट लेना है तो ये वैसा ही है, लैम्डा टाइम्स दिस प्लस x1, लैम्डा टाइम्स दिस प्लस y1, लैम्डा टाइम्स ये है ना। लिख दो क्या? चलो लिख के देखो। अगर x2 के टर्म्स में ये लाइन चाहिए ना तो आप ये वाली इस्तेमाल कर लेना, दूसरी वाली r माइनस बी वेक्टर बराबर म्यू टाइम्स b माइनस ए वेक्टर। इसको सॉल्व करके लाइन की इक्वेशन यही आ जाएगी x माइनस x2 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y2 अपॉन y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z2 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा, सॉरी म्यू था ना, म्यू ऐसा। और जनरल पॉइंट तो ये बिल्कुल उसी ही तरीके से है। जनरल पॉइंट आएगा x बराबर लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1 प्लस x1
y बराबर लैम्डा टाइम्स y2 माइनस y1 प्लस y1, और z आएगा लैम्डा टाइम्स z2 माइनस z1 प्लस z1 ऐसा। ठीक, क्लियर। यहां से निकालोगे, यहां से अगर निकालो जनरल पॉइंट तो यहाँ पे बस क्या दिख जाएगा, x2 y2 और z2 दिख जाएगा और कुछ नहीं। चलो तो ऐसा करते हैं, आज इतना ही रखते हैं लेक्चर में। तो मेन हमने आज लेक्चर में थ्योरी का ही डिस्कशन ज़्यादा किया है, तो इसको प्लीज़ कंप्लीट कर लेना। बाकी 1 2 3 क्वेश्चंस देखें बस, और तो देखे नहीं है। नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चंस करते हैं इसके।